हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना यूट्यूब की श्रृंखला में आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट वित्तीय प्रबंध उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्य। तो शुरू करते हैं हम वित्तीय प्रबंध का अर्थ और उसकी परिभाषा से। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह कार्यक्षेत्र है या वह संपूर्ण प्रबंध का एक भाग है जिसमें वित्तीय क्रियाओं के सफल एवं कुशल प्रबंध के लिए कार्य किया जाता है। यह लेखांकन और वित्तीय सूचना प्रणाली मात्र नहीं है, बल्कि यह उससे बढ़कर के कार्य होता है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषा दी है। जैसे इजरा सोलोमन ने कहा है, वित्तीय प्रबंध का तात्पर्य एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत अर्थात पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से है। यानी अगर पूंजी कोष का हमने कुशलतम उपयोग कर लिया तो हम ये मानते हैं कि वित्तीय प्रबंध का कार्य हमने किया है। और दूसरी ओर व्हीलर कहते हैं, वित्तीय प्रबंध का अर्थ उस क्रिया से होता है जो उपक्रम के उद्देश्यों एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी कोषों के संग्रहण एवं उनके प्रशासन से संबंध रखती है। व्हीलर भी ऐसा ही मानते हैं कि पूंजी कोषों के संग्रहण और उसके प्रशासन के संबंध में जो कार्य किए जाते हैं वह कार्य वित्तीय प्रबंध करता है। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं एवं वित्त कार्य का कुशल संचालन किया जा सकता है। इसके लिए हमें नियोजन, आवंटन और नियंत्रण के कार्य करने होते हैं। वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं या प्रकृति। जिसमें पहली विशेषता है व्यावसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग। वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा के प्रचलन के समय वित्तीय प्रबंधक को व्यवसाय के प्रबंध में एक अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं माना गया था, परंतु आधुनिक व्यवसाय प्रबंध में वित्तीय प्रबंधक को बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है तथा वित्तीय प्रबंधक उच्च प्रबंधक के सक्रिय सदस्यों में से एक व्यक्ति होता है जो कि वित्त से जुड़े हुए सभी कार्यों के बारे में अपनी राय देता है, अपने निर्णयों के बारे में बताता है और यह राय और निर्णय व्यवसाय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सतत प्रक्रिया। वित्तीय प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कुछ समस्याओं का हमने समाधान किया और आगे हम वित्त के बारे में काम नहीं करें, बल्कि यह तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे व्यवसाय की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, वैसे ही वित्त के संबंध में कार्यों के बारे में हमें निर्णय लेना है, उनके बारे में हमें विचार करना है, वित्त से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। यानी यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, व्यवसाय के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। परंपरागत प्रबंध जो था हमारा, उसमें रोकड़ का काम या वित्तीय प्रबंध का काम सिर्फ वर्णनात्मक था, लेकिन आधुनिक वित्तीय प्रबंध में यह एक विश्लेषणात्मक कार्य बन गया है। आज हम वित्त के संबंध में सांख्यिकी और गणितात्मक विधियों का प्रयोग करके आंतरिक और बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाते हुए हमारी वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में आंकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं उनका और उनके संदर्भ में निर्णय लेते हैं। अगला बिंदु है हमारा लेखांकन कार्य से भिन्न। बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि वित्त का कार्य और लेखांकन कार्य एक ही है, लेकिन यह एक समान नहीं है। यह वित्त कार्य
जो है लेखांकन के कार्यों से अलग होता है। लेखांकन कार्य में वित्तीय एवं संबंधित समंकों का संग्रहण किया जाता है, जबकि वित्त कार्य में इनका निर्णयों के लिए विश्लेषण एवं उपयोग किया जाता है। यानी लेखांकन कार्य में तो वित्त से संबंधित जितने भी हमारे समंक हैं, हमारे आंकड़े हैं, उनका हम एक जगह संग्रहण करते हैं, उनके बारे में राय बनाते हैं। जबकि वित्त कार्य में क्या होता है, वित्त कार्य में यह बताया जाता है कि ये जो हमने निर्णय लिया है, ये जो हमने व्यवहार किया है, ये हमारे व्यवसाय के लिए कितना उपयोगी है और व्यवसाय पर क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में जानकारी देता है। केंद्रीय स्वभाव। आधुनिक व्यावसायिक प्रबंध में विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंध जो है वो केंद्रीकृत हो गया है। जहां उत्पादन, विपणन, कर्मचारी प्रबंध के कार्यों का अत्यधिक विकेंद्रीकरण संभव होता है, वहां वित्त कार्य का व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है हम कहते हैं कि विकेंद्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह वित्त कार्य के केंद्रीकरण द्वारा ही व्यवसाय के उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम प्रबंधक बना देते हैं कर्मचारियों के संदर्भ में, उत्पाद के संदर्भ में, विपणन के संदर्भ में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम एक वित्त कार्य के लिए अनेक तरह के प्रबंधक बनाएं, बल्कि वित्त कार्य जो है वो एक केंद्रीकृत कार्य है। एक ही व्यक्ति जो है उसको अपने निर्णय वित्त के संबंध में लेने होते हैं, उनको अपनी वित्तीय योजनाओं का विश्लेषण करना पड़ता है, निर्णयात्मक जो कार्य है वो करने पड़ते हैं। तो ये केंद्रीकृत स्वभाव है इसका, केंद्रीकृत कार्य है इसका। व्यापक क्षेत्र। वित्त प्रबंध एक बड़ा ही व्यापक क्षेत्र है। यह उपक्रम की अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए साधनों को प्राप्त करता है, उनका आवंटन करता है। आवंटन इस प्रकार से करता है कि उनका अनुकूलतम उपयोग हो सके, और वित्तीय प्रबंध लेखांकन, अंकेक्षण, लागत लेखांकन, व्यावसायिक बजटन, रोकड़ एवं साख प्रबंधन आदि के लिए भी उत्तरदायी होता है। उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। वित्तीय प्रबंध उपक्रम के सर्वोच्च प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता करता है। वित्तीय प्रबंधक उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा किसी अवधि विशेष के कार्यों की निष्पत्ति के संदर्भ में आवश्यक तथ्य, आंकड़े तथा प्रतिवेदन उच्च प्रबंधकों को प्रस्तुत करता है, जिनके आधार पर उच्च प्रबंधक निर्णय लेते हैं। इसलिए उच्च प्रबंधकों को निर्णय लेने में भी वित्तीय प्रबंधक सहायक होता है। कार्य निष्पत्ति का मापक। आधुनिक युग में व्यावसायिक उपक्रमों में विभिन्न कार्यों की निष्पत्ति यानी परफॉर्मेंस कैसी रही है को वित्तीय परिणामों के आधार पर ही मापा जाता है। यदि एक उपक्रम पूर्व निर्धारित मात्रा में आय प्राप्त कर लेता है और लागतों को उचित स्तर पर नियंत्रित रखता है, तो यह माना जाता है कि वह अपने लाभ उद्देश्य अथवा संपदा के मूल्य को अधिकतम करने में सफल रहा है। वित्तीय प्रबंधक को संस्था के लिए तरलता तथा लाभदायकता के कार्यों को पूरा करना होता है। इन कार्यों के लिए उसे जोखिम तथा लाभदायकता का सही विभाजन करना पड़ता है, और ऐसे सही विभाजन करने के कारण ही वह वांछित निष्पत्ति का स्तर प्राप्त कर सकता है और अपने लाभों को अधिकतम या संपदा के मूल्य को अधिकतम कर सकता है। अगला बिंदु है हमारा उपक्रम के अन्य विभागों से समन्वय। एक वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के अन्य विभागों से समन्वय करके काम करता है। बिना अन्य विभागों के सहयोग और समन्वय से वह अपना कार्य प्रभावपूर्ण रूप से नहीं कर सकता। अतः किसी भी विभाग से अगर उसे असहयोग मिलता है तो वह वांछित लाभ की प्राप्ति या वांछित परिणाम की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए उसे अपने उपक्रम के अन्य विभागों से भी समन्वय बना कर के काम करना होता है। अगला है वित्तीय नियोजन, नियंत्रण एवं अनुवर्तन। आधुनिक विचारधारा में वित्तीय प्रबंध को साधनों की प्राप्ति
तथा उपयोग के लिए योजना बनाना, उस योजना के अनुसार संसाधन प्राप्त करना, उनका प्रभावी उपयोग करना, बजट के अनुसार नियंत्रण करना और यदि कोई विचलन होते हैं तो उन विचलनों की जानकारी प्राप्त करना और उससे संदर्भित अनुवर्तन यानी फीडबैक प्राप्त करना, फीडबैक लेकर के उसमें आवश्यक सुधार करने का काम जो है वित्तीय प्रबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। वित्तीय प्रबंध सभी प्रकार के संगठनों में लागू होता है, चाहे वह संगठन निर्माणी हो या सेवा वाले हों, लाभकारी हो या गैर लाभकारी हो, सभी जगह वित्तीय प्रबंध आवश्यक रूप से पाया जाता है। अब अगला मुख्य बिंदु है हमारा वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। सामान्यतः एक संगठन के अंदर वित्तीय प्रबंध को कई प्रकार के उद्देश्यों को में काम करना पड़ता है, जिसमें कुछ उद्देश्य जिसे हम कहें मोटे मोटे रूप से हम हमारे पिछले वीडियो में भी हमने बताया और अब आज भी हम जैसे इसकी विशेषताएं बताई हैं, घूम फिर के वही बातें आ रही हैं कि कोषों की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति, स्वामियों को उचित प्रतिफल दिलवाना, पूंजी का कुशलतम उपयोग करना, पूंजी की लागत न्यूनतम बनाए रखना, प्रतिभूतियों का मितव्ययतापूर्ण संयोजन करना, वित्तीय एवं अन्य विभागों से तालमेल करना, ये सब जो कार्य हैं ये वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों के रूप में जो स्पष्ट रूप से सबको दिखाई देते हैं कि ये काम तो होने ही होने चाहिए। परंतु यहाँ हम ये बात करेंगे कि वित्तीय प्रबंध का कार्य वो क्या है, किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। सामान्यतः दो ही प्रकार के जो आधार हैं वित्तीय प्रबंध को जो मजबूती प्रदान करते हैं, जिनको देख करके ही हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा वित्तीय प्रबंधक जो है वो सही तरीके से कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। किस प्रकार के दो उद्देश्य बताए हैं उनमें? सबसे पहला तो है लाभ को अधिकतम करना और दूसरा है संपदा को अधिकतम करना। पहले हम लाभ को अधिकतम करने के पक्ष में हमारी जो तर्क है वो बात कर लेते हैं उनके बारे में। कोई भी व्यवसाय हो उसमें यह माना गया है कि आर्थिक क्रिया, हम जानते हैं कि आर्थिक क्रिया जो है वो व्यवसाय का प्रतिरूप है। आर्थिक संस्था माना है व्यवसाय को और उसकी कुशलता जो है वो किसके द्वारा मापी जाएगी? लाभ के द्वारा मापी जाएगी। और लाभ जो है व्यवसाय का एक प्रमुख उद्देश्य मान करके चलते हैं हम, क्योंकि दो ही उद्देश्यों पे हमें ध्यान रखना, या तो वह लाभ को अधिकतम कर ले या वह अपनी संपदा को अधिकतम कर ले। अब अगर वो लाभ को अधिकतम करना है तो उसके पक्ष में क्या क्या तर्क होंगे कि लाभ को अधिकतम करना विवेक के आधार पर ठीक है। कैसे ठीक है? एक व्यक्ति कोई भी आर्थिक क्रिया अगर विवेकपूर्ण ढंग से करता है और यह माना जाता है कि विवेकपूर्ण ढंग से किए गए किसी भी आर्थिक क्रिया की अंतिम परिणति जो है वो लाभ के रूप में ही होती है, और लाभ अगर हो रहा है तो मान लेते हैं कि वह क्रिया ठीक है। दूसरा, आर्थिक कुशलता का सूचक। एक उपक्रम में लाभ को उसकी आर्थिक कुशलता का सूचक माना जाता है और यदि हानि हो जाती है तो हम कहते हैं कि व्यवसाय अधिक अच्छे रूप से काम नहीं कर रहा है। साधनों का कुशलतम आवंटन एवं उपयोग। इसका अगला तर्क है साधनों का कुशल आवंटन एवं प्रयोग लाभ के आधार पर किया जा सकता है। वित्तीय प्रबंध साधनों का कम लाभदायक उपयोग से निकालकर अधिक लाभदायक उपयोगों में लगाता है, जिससे उसकी कार्यकुशलता बढ़ती है। व्यावसायिक निर्णयों की सफलता का मापक। सभी व्यावसायिक निर्णय लाभोपार्जन के उद्देश्य से किए जाते हैं, अतः लाभ निर्णयों की सफलता का प्रमुख मापक होता है। एक उपक्रम अपने उत्पादन, विक्रय और निष्पादन में कुशलता अर्जित करके ही लाभ अर्जित कर सकता है। प्रबंध का कोई कार्य या निर्णय सफल हुआ है अथवा नहीं, इसका भी मापन हम लाभ के माध्यम से ही कर सकते हैं। प्रेरणा का स्रोत। और हम जानते हैं कि अधिक लाभ करने के लिए फर्म को अधिक कुशल बनाने का प्रयत्न किया जाता है और यह अधिक लाभ ही व्यवसाय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है। लाभ नहीं होता तो प्रेरणा भी नहीं मिलती है, लाभ होता है तो प्रतिस्पर्धा
बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो हम अधिक कुशलता से अपना कार्य करने के लिए प्रयास करने लग जाते हैं। और सामाजिक लाभ को अधिकतम बनाना भी लाभ के द्वारा ही संभव है। सामाजिक लाभ कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे फर्म के अंदर कर्मचारियों के लिए कैंटीन की स्थापना करना, कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त करवाना, उनके लिए आवास की सुविधा देना, चिकित्सा की सुविधा देना, श्रम कल्याण के संबंध में काम करना, मनोरंजन की साधन उपलब्ध करवाना, ये सब सामाजिक क्रियाओं की पूर्ति हम किसके द्वारा करेंगे? जब हमारे पास में लाभ होगा, और लाभ होगा तो हम इन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। इन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के परिणाम स्वरूप हम हमारे सामाजिक लाभ को भी बढ़ा सकते हैं। लाभ अधिकतम करने के इन तर्कों के पीछे के जो सच हैं वो मैंने आपको बताए। अब इसके विरोध में भी कई बातें हैं कि भाई एक व्यवसाय को केवल लाभ ही लाभ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके विरोध में क्या क्या तर्क हैं कि यह अस्पष्ट धारणा, कि लाभ की धारणा जो है वो अस्पष्ट हो गई है। फर्म अल्पकालीन लाभ को अधिकतम करे या दीर्घकालीन लाभ को, या शुद्ध लाभ को अधिकतम करे या सकल लाभ को, ब्याज एवं कर के पूर्व के लाभ को अधिक करे या कर के बाद को लाभ को अधिक करे, यानी कि कौन से लाभ को अधिक करे, यह एक अवधारणा जो है अस्पष्ट हो गई है यहाँ। और मुद्रा के अगला बिंदु हमारा इसमें है मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा। लाभ को अधिकतम करना माना कि सही है, लेकिन मुद्रा का भी एक मूल्य होता है। जो कीमत आज से 10 साल पहले 100 रुपये की थी, वह कीमत आज वर्तमान में अब नहीं है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जो लाभ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसके मुद्रा मूल्य को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आज प्राप्त होने वाले लाभ की राशि को अर्जित करने के लिए यदि हम उसका पुनर्विनियोग करते हैं तो इस पुनर्विनियोग के समय इसके मुद्रा मूल्य को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जब लाभ अधिकतमीकरण का सिद्धांत हम अपनाते हैं, उद्देश्य जब हम अपनाते हैं, तो उस समय हम मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा कर देते हैं। भावी क्रियाओं से लाभ के उत्कर्ष तत्व की उपेक्षा। यह सिद्धांत उत्कर्ष तत्व यानी क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट की ओर ध्यान नहीं देता। किसी कार्य को करने पर प्राप्त होने वाली लाभ की निश्चितता का अंश अधिक अथवा अनिश्चितता का अंश कम हो सकता है, जो जोखिम की न्यून मात्रा का प्रतीक होता है। जबकि किसी कार्य में अनिश्चितता अधिक होती है तो वह जोखिम का प्रतीक होता है, वहाँ अधिक जोखिम माना जाता है। किसी कार्य के फलस्वरूप लाभ की निश्चितता कैसी होगी, इसके बारे में हम विचार ही नहीं कर पाते हैं। फिर है अगला, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की उपेक्षा। देखा गया है प्राय जो संस्थाएं अधिक लाभ कमाती हैं वे हमारे श्रमिकों, उपभोक्ताओं और सामान्य जनता एवं सरकार के नियमों की उपेक्षा करती है, उनकी अवहेलना करके लाभ कमाती है। हमें इस तरह के लाभ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जो भी हम लाभ कमा रहे हैं वह हमारे देश हित में हो, संस्था के हित में हो, जनता के हित में हो। अगला हमारा उद्देश्य है, या हम यूँ कह लें कि जो मुख्य उद्देश्य वित्त प्रबंधक का माना गया है वो है संपदा के मूल्य को अधिकतम करना। इसके पक्ष में अनेक तर्क दिए गए हैं, जिसमें कहा है कि रोकड़ प्रवाहों का माप पहला बिंदु है इसमें हमारा, कि अगर हम संपदा के मूल्य को अधिकतम करने हैं तो हमें क्या क्या लाभ होंगे इससे। संपदा मूल्य अधिकतम करना एक स्पष्ट कारण है। इसमें भावी रोकड़ प्रवाहों का वर्तमान मूल्य ध्यान में रखा जाता है। मुद्रा के समय मूल्य को मान्यता यहाँ दी जाती है और ये एक सार्वभौमिक स्वीकृति है, क्योंकि वित्तीय संस्थाओं, स्वामियों और कर्मचारियों, समाज, इन सब का हित तभी होगा जब संपदा के मूल्य को अधिकतम किया जाए। सुदृढ़ लाभांश नीति की घोषणा भी हम तभी कर पाते हैं या उसको हम तभी बनाए रख सकते हैं जबकि हमारी संपदा का लाभ अधिकतम हो। विनियोग
कि जोखिमों का भी महत्व बढ़ जाता है यहाँ पे। जोखिमों का भी हम कम से कम करके संपदा मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत हमें ये बताता है कि संभावित लाभों के समय हमें ये देखना चाहिए कि हमारी कंपनी की संपत्तियों का मूल्य बढ़ रहा है, बाज़ार में अंशों के मूल्यों में कोई कमी तो नहीं आ रही है, उनके अंशों का मूल्य जो है हमारा वृद्धिमान होना चाहिए। हमें इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उपक्रम की संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करता रहे वह। यदि अंशों के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वित्त प्रबंधक जो है निगम उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम रहा है, सफल रहा है। और संपदा को अधिकतम करने के लिए उसे कई प्रकार के प्रयास करने चाहिए, जैसे ऊंचे स्तर की जोखिमों से उसे अपनी फर्म, अपने व्यवसाय, अपने उद्योग को बचा के रखना चाहिए। अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों की तुलना में कम जोखिमपूर्ण तथा अधिक लाभदायक क्षेत्र का ही हमें चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ऊंचे स्तर की जोखिम जो है वो फर्म के लिए, व्यवसाय के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। उसे अपनी पूंजी की लागत को निरंतर कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि न्यूनतम लागत पर उसे अधिकतम पूंजी प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और लाभांश का भुगतान भी उसे इस तरह से करना चाहिए कि व्यवसाय या फर्म के प्रारंभिक जीवन काल में वह कम से कम लाभांश दर का निर्धारण करे, और जैसे जैसे उसका लाभ बढ़ता जा रहा है, व्यवसाय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसके लाभांश की दर का भी वृद्धि होती रहनी चाहिए। और फर्म के वर्तमान मूल्य को अधिकतम करने के लिए उस वित्त प्रबंधक का यह दायित्व बन जाता है कि वह विक्रय तथा लाभों में निरंतर वृद्धि करता रहे और बाजार के अंश मूल्यों को बनाए रखने में अपना सहयोग करें। इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय के अंदर संपदा के मूल्यों को अधिकतम करने के लिए एक वित्तीय प्रबंधक को ऊंचे स्तर की जोखिमों से व्यवसाय को बचा के रखना है, लागतों में कमी करनी है, लाभांश के भुगतान की उचित विधि अपनानी है और निरंतर उसे विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है और अंशों के बाजार मूल्यों को निरंतर विकसित करना है, ताकि संपदा के मूल्यों को अधिकतम किया जा सके।